कहानी की शुरुआत वहां से होगी जहां हम देखेंगे कि ऋषि, जो अब शहर का एक नामी एसपी यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बन चुका है, अपने पुलिस स्टेशन में बैठा एक बहुत ही पुराने केस की फाइल देख रहा है। फिल्म सिटी में शूट हुए इस सीन के मुताबिक ऋषि के चेहरे पर वो सुकून नहीं है जो एक नई शादी के बाद होना चाहिए। हम जानते हैं कि ऋषि की शादी अब अदिति से हो चुकी है। अदिति, जो अनिरुद्ध और अर्शी की लाडली बेटी है, उसने ऋषि को पा तो लिया है, लेकिन ऋषि का दिल आज भी अपनी एक्स वाइफ यानी अनिरुद्ध और नूतन की बेटी झनक के लिए धड़कता है। ऋषि अपनी वर्दी में जितना सख्त दिखता है, अंदर से उतना ही टूटा हुआ है। सीन में दिखाया जाएगा कि बाहर जोरों की बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, मानो कुदरत इशारा कर रही हो कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। ऋषि के पास एक खबरी का फोन आता है। ये खबरी कोई और नहीं बल्कि तेजस का ही एक पुराना आदमी है जिसने अब पाला बदल लिया है। वो कांपती हुई आवाज में ऋषि को खबर देता है कि साहब, वो शहर में लौट आया है और इस बार उसकी नज़र उस घर की बहुओं पर नहीं बल्कि उस लड़की पर है जिसका कोई वारिस नहीं, जिसका कोई रक्षक नहीं। ऋषि समझ जाता है कि इशारा झनक की तरफ है। इधर हम कैमरा शिफ्ट होते हुए देखेंगे उस छोटे से वीरान घर की तरफ जहां झनक अपनी तन्हाई के साथ जी रही है। अनिरुद्ध की बेटी होने के बावजूद और ऋषि जैसे बड़े पुलिस अफसर की पूर्व पत्नी होने के बावजूद झनक ने स्वाभिमान की खातिर वो सब कुछ त्याग दिया है। मनीषा रिव्यू के दर्शकों को मैं बता दूं कि सेट पर इस सीन को फिल्माते वक्त पूरी यूनिट की आंखों में आंसू थे। झनक खिड़की के पास बैठी है, उसके हाथ में नूतन की एक पुरानी तस्वीर है। उसे इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है कि उसकी जिंदगी में आया वो पुराना शैतान तेजस जेल की सलाखों को चकमा देकर या कानून की आंखों में धूल झोंककर कश्मीर के रास्ते शहर में दाखिल हो चुका है। तेजस का लुक इस बार मेकर्स ने बहुत ही खौफनाक रखा है। उसके चेहरे पर जले हुए का एक निशान है जो शायद पिछली बार की किसी मुठभेड़ का नतीजा है, और उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध से बदला लेने की आग है। तेजस जानता है कि अनिरुद्ध की सबसे बड़ी कमजोरी अर्शी या अदिति नहीं बल्कि वो बेटी है जो उसके बीते हुए कल यानी नूतन की बेटी की निशानी है। तेजस का प्लान साफ है, झनक को किडनैप करना, लेकिन फिरौती के लिए नहीं बल्कि अनिरुद्ध और एसपी ऋषि को अपने पैरों पर झुकाने के लिए। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हम बोस हाउस का नज़ारा देखते हैं। वहां अनिरुद्ध और अर्शी एक पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। ये पार्टी ऋषि और अदिति की शादी की सालगिरह या किसी सफलता के जश्न के लिए है। अनिरुद्ध, जो अब उम्र के उस पड़ाव पर है जहां उसे शांति चाहिए, उसे बार बार बेचैनी हो रही है। अनिरुद्ध को एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं उसने अपनी दूसरी बेटी झनक के साथ नाइंसाफी की है। फिल्म सिटी के सूत्रों ने कन्फर्म किया है कि अनिरुद्ध को एक अनजान पार्सल मिलता है। जब वो पार्सल खोलता है तो उसमें झनक की एक टूटी हुई चूड़ी और खून से सना एक रुमाल होता है। ये तेजस का पहला वार है। अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अर्शी, जो हमेशा से झनक को अपनी सौतन की बेटी मानकर नफरत करती आई है, इस बार वो भी डर जाएगी क्योंकि मामला अब घर की चारदीवारी का नहीं, एक खूंखार अपराधी का है। अनिरुद्ध को तुरंत समझ आ जाता है कि तेजस वापस आ गया है। वो ऋषि को फोन लगाने की कोशिश करता है लेकिन नेटवर्क जैम है। ये भी तेजस की ही चाल है। उसने पूरे इलाके के कम्युनिकेशन को जैम कर दिया है ताकि जब वो शिकार करे तो शेर यानी पुलिस वाला ऋषि मदद के लिए न आ सके। अब बात करते हैं उस खौफनाक साजिश की जो तेजस ने रची है। तेजस ने झनक की दिनचर्या पर हफ्तों से नजर रखी हुई थी। उसे पता है कि झनक हर मंगलवार को मंदिर जाती है, वो भी सुनसान रास्ते से। मैंने स्क्रिप्ट में पढ़ा है कि तेजस ने अपने गुंडों को साफ निर्देश दिया है कि लड़की को खरोच तक नहीं आनी चाहिए, मुझे वो जिंदा चाहिए ताकि मैं उसके बाप अनिरुद्ध और उसके पूर्व पति ऋषि की तड़प को अपनी आंखों से देख सकूं। इधर ऋषि को थाने में जो टिप मिली थी उस पर वो तुरंत एक्शन लेता है। ऋषि अपनी जीप निकालता है और अपने कांस्टेबल्स को अलर्ट करता है। ऋषि का दिल गवाही दे रहा है कि झनक खतरे में है। अदिति, जो ऋषि का इंतजार कर रही थी, उसे जब पता चलता है कि ऋषि अपनी एक्स वाइफ झनक को बचाने के लिए इतनी रात भर तूफान में निकल गया है तो उसकी असुरक्षा यानी इनसिक्योरिटी और नफरत फिर जाग उठती है। अदिति को लगता है कि झनक जानबूझकर ड्रामा कर रही है ताकि ऋषि का ध्यान खींच सके, लेकिन अदिति ये नहीं जानती कि इस बार ये कोई ड्रामा नहीं बल्कि मौत और जिंदगी का खेल है। ऋषि गाड़ी चलाते वक्त फ्लैशबैक में जाता है। उसे वो पल याद आते हैं जब झनक उसकी पत्नी थी, कैसे उसने उसे खो दिया और कैसे आज वो अदिति का पति होकर भी लाचार महसूस कर रहा है।
सीन कट होता है और हम मंदिर की सीढ़ियों का दृश्य देखते हैं। बारिश तेज हो चुकी है। झनक मंदिर से नीचे उतर रही है। वहां सन्नाटा है। अचानक एक काली वैन उसके सामने आकर रुकती है। वैन का दरवाजा खुलता है और नकाबपोश आदमी बाहर निकलते हैं। झनक भागने की कोशिश करती है। उसका सामना उन गुंडों से होता है। झनक, जो नूतन की बेटी है और जिसमें अनिरुद्ध का खून है, वो आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। फिल्म सिटी में एक्शन डायरेक्टर ने इस सीन को बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से कोरियोग्राफ किया है। झनक अपनी रक्षा के लिए हाथ पैर मारती है, चिल्लाती है, लेकिन बारिश की गड़गड़ाहट में उसकी आवाज दब जाती है। तभी वहां तेजस की एंट्री होती है। वो धीरे से गाड़ी से उतरता है। उसके हाथ में एक छाता है। वो झनक के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और एक शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, बहुत दिन हो गए अनिरुद्ध की लाडली, तेरे बाप ने मेरा बहुत नुकसान किया है, आज उसका हिसाब तू चुकाएगी। झनक उसे पहचान लेती है और दहशत से जम जाती है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, तेजस उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है। वैन उसे लेकर अंधेरे में गायब हो जाती है। उसी वक्त ऋषि की पुलिस जीप वहां पहुंचती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। ऋषि गाड़ी से कूदकर बाहर आता है। उसे जमीन पर झनक की पूजा की थाली और वो फूल गिरे हुए मिलते हैं जो वो हमेशा अपने बालों में लगाती थी। ऋषि का शक यकीन में बदल जाता है। वो गुस्से में हवा में फायर करता है और कसम खाता है कि वो तेजस को छोड़ेगा नहीं। लेकिन कहानी में असली पेंच अब शुरू होता है। जब ऋषि घर पहुंचता है और ये खबर अनिरुद्ध और अर्शी को देता है, तो अर्शी का रिएक्शन बहुत ही चौंकाने वाला होता है। अर्शी कहती है, अच्छा हुआ वो मुसीबत टल गई। ये सुनकर अनिरुद्ध का सब्र का बांध टूट जाता है। पहली बार अनिरुद्ध अर्शी पर चिल्लाता है, वो मेरी बेटी है अर्शी, नूतन की निशानी है। ये सुनकर वहां खड़ी अदिति सन्न रह जाती है। अदिति को हमेशा यही बताया गया था कि झनक सिर्फ एक दूर की रिश्तेदार या अनचाही जिम्मेदारी है, लेकिन आज उसे अपने पिता के मुंह से ये सच सुनने को मिलता है कि झनक उसकी सौतेली बहन है। ये सच अदिति के लिए किसी झटके से कम नहीं है, और यहीं से ऋषि, अदिति और झनक के रिश्तों में एक नया भूचाल आएगा। मनीषा रिव्यू के मेरे प्यारे दर्शकों, आपको ये समझना होगा कि मेकर्स ने इस ट्रैक को इसलिए डिजाइन किया है ताकि ऋषि के किरदार को ग्लोरीफाई किया जा सके। ऋषि अब सिर्फ एक पति नहीं, बल्कि एक रक्षक की भूमिका में है। उसे एक तरफ अपनी पत्नी अदिति के सवालों का जवाब देना है, जो अब ये जानकर और भी ज्यादा असुरक्षित हो गई है कि उसकी सौतन असल में उसकी बहन है, और दूसरी तरफ उसे एक पुलिस अफसर के तौर पर उस अपराधी को पकड़ना है जो कानून से भी ऊपर खुद को समझता है। तेजस झनक को लेकर एक पुराने खंडहर हो चुके फैक्ट्री में जाता है। ये वही फैक्ट्री है जहां बरसों पहले अनिरुद्ध और तेजस का कोई पुराना हिसाब किताब बाकी रह गया था। तेजस झनक को एक कुर्सी से बांध देता है और अनिरुद्ध को एक वीडियो कॉल करता है। अनिरुद्ध उस वक्त पूरे परिवार के साथ हॉल में बैठा होता है। वीडियो कॉल पर अपनी बेटी की हालत देखकर अनिरुद्ध रो पड़ता है। तेजस शर्त रखता है, अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहता है अनिरुद्ध, तो तुझे वो करना होगा जो मैंने बरसों पहले चाहा था। अपनी सारी जायदाद, अपना मान सम्मान सब खाक में मिला दे और घुटनों पर चलकर मेरे पास आ। लेकिन तेजस की असली मांग कुछ और ही है, वो मांग जो ऋषि के पुलिस करियर को बर्बाद कर सकती है। इस पूरे घटनाक्रम में एक अहम किरदार है जो अभी तक चुप था। वो है अनिरुद्ध की माँ, यानी दादी। दादी को हमेशा से पता था कि नूतन की बेटी झनक ही इस घर की असली वारिस है। जब उन्हें अपहरण की बात पता चलती है तो उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, लेकिन वो ऋषि को अपने पास बुलाती हैं और एक पुराना राज बताती हैं। वो राज जो तेजस और झनक के कनेक्शन से जुड़ा है। फिल्म सिटी में शूट हुए इस गुप्त सीन के बारे में मुझे पता चला है कि दादी ऋषि को बताती हैं कि तेजस का मकसद सिर्फ बदला नहीं, बल्कि झनक के नाम पर कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी या वसीयत है जो नूतन ने मरने से पहले अपनी बेटी के नाम की थी। ये एंगल कहानी को पूरी तरह घुमा देता है। यानी किडनैपिंग इमोशनल नहीं, बल्कि फाइनेंशियल और पावर गेम भी है। ऋषि अब समझ जाता है कि उसे तेजस को पकड़ने के लिए पुलिसिया तरीका नहीं, बल्कि तेजस की तरह ही सोचना होगा। दादी के कमरे में उस वक्त जो सन्नाटा था, वो बाहर चल रहे तूफान से भी ज्यादा डरावना था। फिल्म सिटी के मेरे सूत्रों ने बताया कि इस सीन को शूट करते वक्त सेट पर सुई गिरने की भी आवाज सुनी जा सकती थी। दादी ने जब ये राज खोला कि नूतन ने अपनी वसीयत में वो पुरानी हवेली और उसके नीचे दबी जमीन के कागजात झनक के नाम किए थे, तो ऋषि का दिमाग बिजली की तेजी से दौड़ने लगा। ऋषि समझ गया कि तेजस सिर्फ बदला लेने नहीं आया है, बल्कि उसे वो कागजात चाहिए जो उसे करोड़ों का मालिक बना सकते हैं और अनिरुद्ध को सड़क पर ला सकते हैं। ऋषि वहां से निकलने ही वाला होता है कि अदिति उसका रास्ता रोक लेती है। ये पल बहुत ही तनावपूर्ण है। अदिति, जिसकी आंखों में अभी अभी पता चले उस सच के आंसू सूखे भी नहीं हैं कि झनक उसकी बहन है, ऋषि की आंखों में आंखें डालकर पूछती है, ऋषि, तुम आज एक पुलिस अफसर बनकर जा रहे हो या एक प्रेमी बनकर? ऋषि का जवाब शो के इतिहास में दर्ज होने वाला है।
वो अदिति के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, अदिति, आज मैं एक इंसान बनकर जा रहा हूँ। वो तुम्हारी बहन है और मेरी जिम्मेदारी। अगर आज उसे कुछ हो गया तो हम में से कोई भी खुद को माफ नहीं कर पाएगा, न तुम्हारे पापा, न मैं और न तुम। ऋषि की इन बातों ने अदिति के अंदर की नफरत को एक पल के लिए हिलाकर रख दिया। अदिति वहां से हट जाती है, लेकिन उसके दिमाग में अब एक नई जंग शुरू हो चुकी है। एक तरफ उसकी माँ अर्शी की दी हुई नफरत की पट्टी है और दूसरी तरफ खून का वो रिश्ता जो आज अचानक सामने आ गया है। ऋषि अपनी जीप लेकर निकल जाता है, लेकिन वो पुलिस स्टेशन नहीं जाता। उसे पता है कि पुलिस फोर्स में तेजस के जासूस हो सकते हैं। वो सीधे अपने एक भरोसेमंद अंडरकवर एजेंट विक्रम को फ़ोन करता है। मुझे सेट से खबर मिली है कि विक्रम का रोल एक नया एक्टर कर रहा है जो कहानी में ऋषि का साथ देगा। ऋषि और विक्रम एक सुनसान जगह पर मिलते हैं। ऋषि अपनी वर्दी के ऊपर एक काली रेनकोट पहनता है। आज वो कानून की किताब से नहीं, बल्कि एक शिकारी की तरह सोचने वाला है। ऋषि विक्रम से कहता है, मुझे तेजस की लोकेशन चाहिए, चाहे पूरा शहर छान मारना पड़े। वो फैक्ट्री तो बस एक धोखा है। तेजस इतना बेवकूफ़ नहीं कि वो वहां रुकेगा। वो ज़रूर किसी ऐसी जगह होगा जहां से वो बॉर्डर पार भाग सके। ऋषि का अंदाज़ा सही निकलता है। विक्रम अपनी ट्रैकिंग डिवाइस से पता लगाता है कि तेजस का फ़ोन सिग्नल शहर के पुराने डंपयार्ड के पास एक अंडरग्राउंड बंकर से आ रहा है। ये वही जगह है जहां कभी अंग्रेज़ों के ज़माने की सुरंगें हुआ करती थीं। फिल्म सिटी में इस लोकेशन को बनाने के लिए आर्ट डायरेक्टर ने बहुत मेहनत की है। एकदम अंधेरा, सीलन भरा और डरावना माहौल तैयार किया गया है। उधर उस बंकर के अंदर का नज़ारा रोंगटे खड़े करने वाला है। झनक एक लोहे की कुर्सी से बंधी हुई है, उसके माथे से खून बह रहा है, लेकिन उसकी आंखों में डर की जगह नफरत है। तेजस उसके सामने बैठा सेब काट रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के साथ खेलता है। तेजस झनक के करीब आता है और चाकू की नोक उसके गाल पर फेरते हुए कहता है, तेरी ये आंखें बिल्कुल नूतन जैसी हैं, वही जिद्दीपन, वही गुरूर। मैंने तेरी माँ को भी चाहा था, लेकिन उसने अनिरुद्ध को चुना, और आज देख, अनिरुद्ध महलों में है और तू यहाँ मौत के मुंह में। झनक, जो अब तक चुप थी, वो तेजस के मुंह पर थूक देती है। ये सीन इतना पावरफुल है कि एडिटिंग रूम में इसे देखते वक्त सब हैरान रह गए थे। झनक चिल्लाती है, मेरे बाबा अनिरुद्ध तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और ऋषि तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालेगा। तेजस जोर से हंसता है। ऋषि? वो पुलिस वाला? वो तो कानून की बेड़ियों में बंधा है, वो क्या करेगा? तभी तेजस का एक गुर्गा भागते हुए अंदर आता है और कहता है कि पुलिस की कोई मूवमेंट नहीं दिख रही है, सब शांत है। तेजस खुश होता है, उसे लगता है उसकी चाल कामयाब हो गई, लेकिन वो नहीं जानता कि ऋषि पुलिस बनकर नहीं, बल्कि काल बनकर आ रहा है। इसी बीच बोस हाउस में एक अलग ही ड्रामा चल रहा है। अनिरुद्ध पागलों की तरह घर में घूम रहा है। वो पुलिस कमिश्नर को फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्शी उसका फ़ोन छीन लेती है। अर्शी कहती है, अनिरुद्ध, होश में आओ, अगर पुलिस इन्वॉल्व हुई और तेजस को पता चला तो वो उस लड़की को मार देगा, और वैसे भी अगर वो चली भी गई तो क्या, वो हमारे लिए मुसीबत ही है। अनिरुद्ध अर्शी को एक ऐसा थप्पड़ मारता है जिसकी गूंज पूरे घर में सुनाई देती है। ये शो का टर्निंग पॉइंट है। अनिरुद्ध चीखता है, बस अर्शी, बहुत हो गया तुम्हारा जहर। आज तक मैं चुप रहा क्योंकि मुझे लगा मैं परिवार बचा रहा हूँ, लेकिन आज मुझे दिख रहा है कि मैंने परिवार के नाम पर एक नागिन को पाला है। अर्शी ज़मीन पर गिर जाती है। वो यकीन नहीं कर पाती कि अनिरुद्ध ने उस पर हाथ उठाया। वहाँ खड़ी अदिति ये सब देख रही है। आज उसे अपनी माँ का असली चेहरा दिखाई देता है। अदिति को महसूस होता है कि उसकी माँ को झनक की जान की कोई परवाह नहीं है। अदिति चुपचाप वहाँ से अपने कमरे में जाती है और अपनी अलमारी से एक पुरानी डायरी निकालती है। ये डायरी ऋषि की है, जो शादी के वक्त गलती से अदिति के सामान में आ गई थी। उस डायरी में ऋषि ने झनक के बारे में लिखा था कि कैसे वो उसकी रूह में बसती है। वो उसे पढ़ती है और रू पढ़ती है। उसे एहसास होता है कि वो ऋषि के शरीर पर हक जमा सकती है, लेकिन उसकी आत्मा आज भी झनक को बचाने के लिए तड़प रही है। अदिति फैसला करती है कि वो ऋषि की मदद करेगी। वो जानती है कि अर्शी ने तेजस के एक आदमी से कुछ दिन पहले फ़ोन पर बात की थी। अदिति अर्शी का फ़ोन चेक करती है और उसे एक संदिग्ध नंबर मिलता है। वो तुरंत वो नंबर ऋषि को मैसेज कर देती है। वापस चलते हैं उस खौफनाक बंकर की तरफ। ऋषि और विक्रम बंकर के बाहर पहुंच चुके हैं। बारिश अभी भी हो रही है। ऋषि ने नाइट विजन गॉगल्स पहन रखे हैं। वो देखते हैं कि बाहर 4 पहरेदार हैं जिनके हाथ में ऑटोमेटिक राइफल्स हैं। ऋषि विक्रम को इशारा करता है, मनीषा, मैं आपको बता दूं कि ये एक्शन सीक्वेंस किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं होने वाला है। ऋषि चुपके से पीछे से जाकर एक पहरेदार का गला पकड़ता है और उसे बिना आवाज़ किए बेहोश कर देता है। विक्रम दूसरे को संभालता है। ऋषि अंदर दाखिल होता है। अंदर जाने का रास्ता बहुत संकरा है। ऋषि अपनी बंदूक ताने हुए आगे बढ़ता है। उसे अंदर से झनक की चीख सुनाई देती है। तेजस अब अपना धैर्य खो रहा है। वो झनक के पास एक जलती हुई लकड़ी लेकर खड़ा है और कह रहा है, साइन कर इन पेपर्स पर, वरना ये चेहरा जिसे देखकर ऋषि पागल है, उसे मैं जलाकर खाक कर दूंगा।
झनक रो रही है, लेकिन वो साइन करने से मना कर देती है। ये देखकर ऋषि अपना आपा खोने ही वाला होता है, लेकिन वो जानता है कि एक गलती और झनक की जान जा सकती है। तभी वहाँ एक ट्विस्ट आता है। अदिति ने जो नंबर ऋषि को भेजा था, ऋषि उस नंबर पर एक मैसेज करता है, तेजस, पुलिस को तुम्हारी लोकेशन मिल गई है, भाग सको तो भागो। ये मैसेज असल में तेजस के पास मौजूद उसके गुर्गे के फ़ोन पर जाता है। गुर्गा घबरा जाता है और तेजस को बताता है कि पुलिस आ रही है। तेजस हड़बड़ा जाता है। वो झनक को बालों से पकड़कर खींचता है और उसे अपने साथ एक गुप्त रास्ते से ले जाने की कोशिश करता है। इसी हड़बड़ी का फायदा उठाकर ऋषि सामने आ जाता है। तेजस, ऋषि की आवाज़ बंकर में गूंजती है। तेजस मुड़ता है और ऋषि को देखकर हैरान रह जाता है। तू यहाँ कैसे पहुंचा? ऋषि बिना कोई जवाब दिए सीधा फायर करता है। गोली तेजस के हाथ पर लगती है और जलती हुई लकड़ी उसके हाथ से गिर जाती है। तेजस दर्द से कराहता है और झनक को धक्का देकर वहां से भागने लगता है। उसके गुर्गे ऋषि पर गोलियां चलाने लगते हैं। ऋषि एक पिलर के पीछे छुपकर जवाबी कार्यवाही करता है। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा बंकर गूंज उठता है। इधर झनक जमीन पर गिरी हुई है, उसके हाथ अभी भी बंधे हैं। वहां आग लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जलती हुई लकड़ी कुछ पुराने रसायनों यानी केमिकल्स पर गिर गई है। ऋषि देखता है कि आग तेजी से झनक की तरफ बढ़ रही है। अब ऋषि के पास दो रास्ते हैं, या तो वो भागते हुए तेजस का पीछा करे और उसे खत्म कर दे, या फिर वो अपनी जान जोखिम में डालकर आग के बीच जाए और झनक को बचाए। ये वो पल है जो ऑडियंस का दिल जीत लेगा। ऋषि तेजस को भागता हुआ देखता है, उसकी मुट्ठियां भिन जाती हैं, लेकिन वो झनक की तरफ मुड़ता है। वो आग की लपटों के बीच कूद पड़ता है। झनक धुएं की वजह से खांस रही है और लगभग बेहोश होने वाली है। ऋषि उसके पास पहुंचता है। झनक, आंखें खोलो झनक। वो जल्दी से उसकी रस्सियां खोलता है। झनक अपनी धुंधली आंखों से ऋषि को देखती है। उसे यकीन नहीं होता कि ऋषि सच में आ गया। वो बस इतना ही बोल पाती है, ऋषि, और बेहोश हो जाती है। ऋषि उसे अपनी गोद में उठाता है। आग अब विकराल रूप ले चुकी है। बाहर निकलने का रास्ता ब्लॉक हो रहा है। ऋषि अपनी जैकेट उतारकर झनक के चेहरे को ढकता है और एक खिड़की को तोड़कर बाहर कूदता है। जैसे ही वो बाहर गिरते हैं, पीछे बंकर में एक जोरदार धमाका होता है। ऋषि और झनक कीचड़ में सने हुए जमीन पर लेटे हैं। ऋषि चेक करता है कि झनक की सांसें चल रही हैं या नहीं। झनक होश में आती है और ऋषि को देखकर रोने लगती है। वो ऋषि को कसकर गले लगा लेती है। उस पल बारिश की बूंदों के बीच न तो कोई एसपी होता है, न कोई पूर्व पत्नी, बस दो रूहें होती हैं जो मौत को मात देकर मिली है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। तेजस भाग चुका है, घायल शेर की तरह, और अब वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। ऋषि झनक को अपनी जीप में बैठाता है और उसे अस्पताल ले जाने के बजाय एक सेफ हाउस ले जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसे पता है कि अस्पताल में भी तेजस हमला कर सकता है। वो अदिति को फोन करता है। अदिति फोन उठाती है। उसकी धड़कनें तेज हैं। अदिति, झनक सुरक्षित है, लेकिन मैं उसे घर नहीं ला सकता। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, ऋषि कहता है। अदिति एक पल के लिए हिचकिचाती है। क्या वो अपनी सौतन को अपने हाथों से दवा लगाएगी? क्या वो इतना बड़ा दिल दिखा पाएगी? अदिति कहती है, उसे फार्म हाउस ले आओ ऋषि, मैं वहाँ फर्स्ट एड किट के साथ मिलूंगी। ये सुनकर ऋषि को राहत मिलती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि अदिति के पीछे अर्शी खड़ी होकर उसकी बातें सुन रही थी। अर्शी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान है। अर्शी सोचती है, फार्म हाउस, बहुत अच्छा, अब एक ही तीर से दो शिकार होंगे। जब ऋषि झनक को लेकर फार्म हाउस पहुंचता है तो वहां अदिति पहले से मौजूद होती है। अदिति झनक की हालत देखकर सन्न रह जाती है। झनक के कपड़े फटे हुए हैं, शरीर पर चोट के निशान हैं। एक औरत होने के नाते अदिति का दिल पसीज जाता है। वो झनक को सहारा देकर अंदर ले जाती है। ऋषि बाहर पहरा देता है। अंदर कमरे में एक बहुत ही इमोशनल सीन होता है। अदिति झनक के घावों को साफ करती है। झनक दर्द से कराहती है तो अदिति उसका हाथ थाम लेती है। झनक धीरे से पूछती है, तुमने मेरी मदद क्यों की अदिति? मैं तो तुम्हारी खुशियों की दुश्मन हूं ना? अदिति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, तुम मेरी दुश्मन नहीं, मेरी बड़ी बहन हो। पापा ने आज सब सच बता दिया। झनक ये सुनकर चौंक जाती है। दोनों बहनों के बीच ये पहला भावनात्मक मिलन है जिसे देखकर दर्शक रो पड़ेंगे। लेकिन तभी बाहर ऋषि को झाड़ियों में हलचल सुनाई देती है। क्या अर्शी ने तेजस को यहाँ का पता बता दिया? क्या ऋषि अब अकेले तेजस और उसके पूरे गैंग का सामना कर पाएगा, या फिर अनिरुद्ध भी अपनी बेटी को बचाने के लिए बंदूक उठाएगा? सस्पेंस अपनी चरम सीमा पर है। तेजस घायल है, लेकिन अब वो सीधे हमले के बजाय गुरिल्ला वॉर करेगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऋषि और झनक का ये मिलन अदिति बर्दाश्त कर पाएगी जब वो देखेगी कि ऋषि की आंखों में झनक के लिए कितना प्यार है? तभी बाहर से तेजस की भारी आवाज गूंजती है, ऋषि बाबू बाहर आ जाओ, या फिर मैं इस पूरे फार्म हाउस को आग लगा दूं।
मेरे पास वक्त कम है। ऋषि जानता है कि तेजस घायल है और वो बौखलाया हुआ है, इसलिए वो कुछ भी कर सकता है। ऋषि अदिति और झनक को पिछले दरवाजे से भागने का इशारा करता है और खुद तेजस का ध्यान भटकाने के लिए मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ता है। लेकिन जैसे ही ऋषि दरवाजा खोलता है वो देखता है कि तेजस अकेला नहीं है, उसके साथ 10 हथियारबंद गुंडे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वहाँ एक और गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी से कोई और नहीं बल्कि अर्शी उतरती है। जी हाँ, अर्शी। वो ये सुनिश्चित करने आई थी कि झनक का काम तमाम हो जाए। लेकिन जैसे ही अर्शी की नजर पड़ती है कि तेजस के आदमियों ने जिस घर को घेरा है उसके अंदर उसकी अपनी बेटी अदिति भी है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अर्शी पागलों की तरह तेजस की तरफ दौड़ती है। तेजस, रुको, मेरी बेटी अंदर है, हमारी बात सिर्फ झनक को मारने की हुई थी। ये सुनकर ऋषि, जो दरवाजे पर खड़ा था, सन्न रह जाता है और अंदर खिड़की के पास खड़ी अदिति और झनक भी ये सुन लेती हैं। अदिति का दिल टूटकर चकनाचूर हो जाता है। अपनी माँ के मुंह से ये सुनना कि उसने झनक की सुपारी दी थी, अदिति के लिए किसी मौत से कम नहीं था। तेजस अर्शी को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है और हंसते हुए कहता है, सौदा तो सौदा होता है अर्शी मैडम, अब गेहूं के साथ घुन तो पिसेगा ही। मुझे ऋषि और झनक की लाश चाहिए, फिर चाहे बीच में तुम्हारी बेटी आए या खुद भगवान। तेजस अपने आदमियों को फायर करने का ऑर्डर देता है। अर्शी चीखती रह जाती है। ऋषि जवाबी फायरिंग शुरू करता है। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठता है। ऋषि एक जांबाज सिपाही की तरह लड़ रहा है, लेकिन दुश्मन ज्यादा है, उसकी गोलियां खत्म हो रही हैं। तभी फार्म हाउस के पीछे के जंगल से एक और हीरो की एंट्री होती है। ये कोई और नहीं, अनिरुद्ध बोस हैं। लेकिन अनिरुद्ध अकेला नहीं है, वो अपने साथ स्पेशल पुलिस फोर्स और कमिश्नर को लेकर आया है। दरअसल जब अर्शी घर से निकली थी तो अनिरुद्ध को शक हो गया था। उसने अर्शी का पीछा किया और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। अनिरुद्ध अपनी कार से उतरते ही पुलिस को चार्ज लेने का आदेश देता है। पुलिस और तेजस के गुंडों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ शुरू हो जाती है। सरेंडर कर दो तेजस, पुलिस कमिश्नर लाउडस्पीकर पर चेतावनी देते हैं। अपने को घिरता देख तेजस का पागलपन चरम पर पहुंच जाता है। वो खिड़की तोड़कर फार्म हाउस के अंदर कूदता है। उसका मकसद अब बचना नहीं बल्कि ऋषि को दर्द देना है। अंदर अदिति और झनक एक कोने में छिपी है। तेजस अदिति को बालों से पकड़कर उठाता है और उसके सिर पर बंदूक रख देता है। ऋषि और अनिरुद्ध अंदर भागते हैं। सामने का नजारा देखकर दोनों की सांसें रुक जाती हैं। तेजस अदिति को ढाल बनाकर खड़ा है। पीछे हट जाओ सब, वरना मैं इसके भेजे के चिथड़े उड़ा दूंगा, तेजस दहाड़ता है। अर्शी भी लड़खड़ाते हुए अंदर आती है और अपनी बेटी की हालत देखकर अनिरुद्ध के पैरों में गिर जाती है। अनिरुद्ध, मेरी बच्ची को बचा लो, मुझसे गलती हो गई। अनिरुद्ध उसे एक हिकारत भरी नज़र से देखता है और लात मारकर दूर हटा देता है। अनिरुद्ध की आंखों में आज सिर्फ एक पिता का क्रोध है। वो तेजस की आंखों में आंखें डालकर कहता है, तेजस, तेरी दुश्मनी मुझसे है, मेरी बच्चियों को छोड़ दे। तेजस हंसता है, बच्चियां? अरे अनिरुद्ध, तू तो इसे अपनी बेटी मानता ही नहीं था, आज बड़ा प्यार उमड़ रहा है। तभी एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त कभी नहीं सोचा था। झनक, जो अब तक घायल अवस्था में जमीन पर पड़ी थी, वो धीरे से उठती है। उसके हाथ में एक कांच का टुकड़ा है। जब तेजस का पूरा ध्यान अनिरुद्ध और ऋषि पर होता है, झनक पूरी ताकत लगाकर तेजस के पैर पर वो कांच घोंप देती है। तेजस दर्द से बिलबिलाता है और उसकी पकड़ ढीली पड़ती है। अदिति मौका देखकर नीचे झुक जाती है। उसी पर ऋषि बिना एक सेकंड गंवाए अपनी रिवॉल्वर से सीधा निशाना लगाता है। ढिशुम! गोली सीधे तेजस के कंधे और हाथ पर लगती है, जिससे बंदूक उसके हाथ से छूट जाती है। पुलिस अंदर घुस आती है और तेजस को दबोच लेती है। तेजस को हथकड़ी पहनाई जाती है। खून से लथपथ तेजस जाते जाते अनिरुद्ध की तरफ देखता है और कहता है, खेल अभी खत्म नहीं हुआ बोस। लेकिन अनिरुद्ध उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारता है, तेरा खेल खत्म और मेरे परिवार का डर भी। पुलिस तेजस को घसीटते हुए ले जाती है। अब कमरे में सिर्फ परिवार बचा है। माहौल बहुत भावुक है। अदिति दौड़कर झनक के गले लगती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो, अदिति सिसकते हुए कहती है। झनक, जिसका बड़ा दिल है, वो अदिति के सिर पर हाथ फेरती है और उसे शांत करती है। ऋषि ये देखकर भावुक हो जाता है। उसकी दोनों दुनिया, उसका प्यार और उसका फर्ज आज एक हो गए थे। लेकिन असली ड्रामा अभी बाकी है। अनिरुद्ध मुड़ता है और कोने में दुबक कर खड़ी अर्शी की तरफ बढ़ता है। अर्शी गिड़गिड़ाती है, अनिरुद्ध, मैंने जो भी किया हमारे परिवार के लिए किया। अनिरुद्ध गरजता है, खामोश! तुमने मेरी बेटी की जान खतरे में डाली सिर्फ मेरी दूसरी बेटी झनक को मारने के लिए। तुम माँ कहलाने के लायक नहीं हो अर्शी। अनिरुद्ध सबके सामने ऐलान करता है, आज और अभी मेरा और अर्शी का रिश्ता खत्म। पुलिस कमिश्नर साहब, इस औरत को गिरफ्तार कीजिए, हत्या की साजिश, अटेम्प्ट टू मर्डर और अपराधियों का साथ देने के जुर्म में।
अर्शी को यकीन नहीं होता। पुलिस अर्शी को हथकड़ी पहनाती है। अदिति अपनी माँ की तरफ भी नहीं देखती है। वो अपना चेहरा ऋषि के सीने में छिपा लेती है। अर्शी को घसीटते हुए बाहर ले जाया जाता है। उसका अहंकार, उसकी नफरत, सब आज उसी के आंसुओं में बह गए। अंत में हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है, बारिश रुक गई है और सूरज की पहली किरण फार्म हाउस पर पड़ रही है। एम्बुलेंस खड़ी है जिसमें झनक को बैठाया जा रहा है इलाज के लिए। अनिरुद्ध झनक के पास जाता है, उसकी आंखों में आंसू है। वो हाथ जोड़कर झनक के सामने खड़ा होता है। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं एक बहुत बुरा पिता साबित हुआ। नूतन को दिया वादा मैं निभा नहीं पाया। झनक अपने पिता का हाथ पकड़ती है और कहती है, बाबा, देर आए पर दुरुस्त आए। आज आपने मुझे बेटी माना, मेरे लिए यही काफी है। ऋषि और अदिति दूर खड़े ये देख रहे हैं। ऋषि की आंखों में एक संतोष है। उसने झनक को बचा लिया, लेकिन उसने अदिति के रूप में एक समझदार जीवन साथी भी पा लिया है। वीडियो के आखिर में मैं मनीषा आपको एक इनसाइडर खबर और देना चाहती हूँ। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि झनक अब बोस हाउस में पूरे हक के साथ रहेगी। अर्शी जेल में होगी, लेकिन वो वहां से भी नई चालें चल सकती है। और ऋषि अब एक दुविधा में होगा। एक छत के नीचे उसका पहला प्यार झनक और उसकी पत्नी अदिति। क्या अदिति सच में बदल गई है या ये तूफान से पहले की शांति है? क्या झनक और ऋषि का अतीत फिर से उनके वर्तमान पर हावी होगा? ये सब जानने के लिए सब्सक्राइब करें मनीषा रिव्यू। ये था झनक का अब तक का सबसे बड़ा महा एपिसोड। कमेंट में बताएं कि आपको अनिरुद्ध का फैसला कैसा लगा। क्या अर्शी को माफ करना चाहिए था? मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार अपडेट के साथ।